Hello students, this is lecture number 9.6 and the topic जो मेन चैप्टर चल रहा है दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम क्या कर रहे थे, जो कार्बोहाइड्रेट था उसका लास्ट टॉपिक है ये म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, होता क्या है? चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन विद टाइम। अगर जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें चेंज होता है कुछ भी टाइम के साथ साथ और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू आती है तो उसे कहते हैं हम म्यूटा रोटेशन। एक्चुअल में जो म्यूटा रोटेशन वर्ड है दैट इज लैटिन वर्ड। म्यूटा मीन्स हो गया चेंज होना, और रोटेशन तो आपको पता है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जिसको पता नहीं होगा मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। तो आपने ही पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है जनरली ऑर्डिनरी लाइट होती है जो किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन करती है। जैसे सपोज करो सनलाइट या कोई भी लाइट है, अगर आप इसे किसी फिल्टर से या निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हो, निकोल प्रिज्म से, तो ये क्या करता है, सारी वाइब्रेशन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट वन डायरेक्शन। तो जो लाइट क्या होती है, जो लाइट वन डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। द लाइट वाइब्रेट्स वाइब्रेट्स करती है इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जो उस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं पीपीएल। तो जैसे हम क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सब्सटेंस के थ्रू पास आउट कराएंगे, तो अगर ये इसे रोटेट करेगा आइदर लेफ्ट राइट हैंड साइड और या फिर लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये इसको रोटेट करता है तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल मीन्स लाइट, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और अगर नहीं कर पाता है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। तो जनरली उसके पास हमने देखा कि कायरल कार्बन होना चाहिए, विच हैव कायरल कार्बन। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स वाले ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, कायरल कार्बन होते हैं। तो जनरली ये ऑप्टिकल क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो होता क्या है कि सपोज करो दो फॉर्म होती है, जैसे मैंने कहा अल्फा ग्लूकोज। अब अल्फा ग्लूकोज होता है, अगर आपने अल्फा ग्लूकोज यहाँ पे रखा है और यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट कराओगे, तो देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा हुआ है कि जो ये एंगल है, देखो लाइट ईस्ट वाइब्रेशन में आ रही थी और ये यहाँ से इस डायरेक्शन में रोटेट हो गई, तो इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज 112 डिग्री। यानी कि ये पीपीएल को कितना रोटेट कर देती है, 112 डिग्री रोटेट कर देती है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन होगा, जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन दैट इज 112 डिग्री। और सेकेंड टर्म्स हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, देखो बीटा जो ग्लूकोज होता है, अगर आप बीटा ग्लूकोज से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट कराओगे तो इसका जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन यहाँ पे होता है 19 डिग्री का। यानी कि जो बीटा ग्लूकोज है वो 19 डिग्री रोटेट करती है राइट हैंड साइड में, इसलिए हम इसे प्लस से दिखाते हैं। प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, दोनों के दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। प्लस मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन एक होता है 19 डिग्री का और एक होता है 112 डिग्री का। अब होता क्या है कि जैसे सपोज करो आपने अल्फा ग्लूकोज का क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। जैसे आप इसको सॉल्यूशन बनाओगे तो ये क्या होता है, इंटर कन्वर्ट हो जाता है। इंटर कन्वर्ट ऑटोमेटिकली इंटर कन्वर्टेड हो जाता है, इंटर कन्वर्टेड हो जाएगा किसमें, बीटा ग्लूकोज में। यानी ये दोनों एक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये कितना रोटेट करी थी, 112 डिग्री, और अब ये किस में चेंज हो गई, बीटा ग्लूकोज में, और ये होती है आपकी 19 डिग्री। तो अब क्या है क्वेश्चन कि क्या इनका रोटेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि अब ये ना तो प्योर अल्फा रहा। अब देखो अब क्या पॉइंट आया यहाँ पे कि जैसे हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया अल्फा ग्लूकोज का, हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन बना दिया।
तो जैसे हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो ये जो अल्फा ग्लूकोज था वो किस में भी चेंज होने लग गया, कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे बीटा ग्लूकोज में भी। कंप्लीटली नहीं हो रहा है, और इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम यानी कि कुछ पार्ट अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ पार्ट क्या हो रहा है, इसमें जो बीटा है वो अल्फा में इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा है वो बीटा में कन्वर्ट हो रहा है और जो बीटा है वो अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये एंगल 112 होना चाहिए या ये 119 होना चाहिए या फिर इन दोनों के बीच का होना चाहिए। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का होता है। अगर सपोज करो कि ये 90% है और ये 10% है तो हम एंगल निकाल सकते हैं कैसे, 112 इंटू 90% अल्फा के हैं प्लस 19% और ये कितना है आपका 10% ऑफ अपॉन 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो हमें क्या निकल जाएगा कि जो अब सॉल्यूशन बना, जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना, उसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटली ध्यान रखना, ये सारी चीज़ क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो बीटा ग्लूकोज होता है ये बनता है लगभग 64% और जो अल्फा ग्लूकोज है, अब परसेंट है पर 100 मीन्स 36%, दोनों का परसेंट 100 होना चाहिए। तो अब इसका देखो ऑप्टिकल रोटेशन निकालोगे, ठीक है, कैसे निकलेगा आपको बताया था मैंने, 64 इंटू 19 अपॉन 100, क्योंकि जो बीटा है वो 19 है और जो अल्फा है वो 36% और ये होगा 112 अपॉन 100 और इसका एवरेज निकाल देंगे दोनों का, तो ये लगभग आता है 52.7। यानी कि जो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर आएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बनेगा इंटरमीडिएट वाला, इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा, 52.7 डिग्री चेंज हो गया। कैसे हुआ देखो, एक लाइट को कहाँ तक घुमा रहा है, 112 तक घुमा रहा है, दूसरा कितना घुमा रहा है, 19 घुमा रहा है। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ना तो ये 19 रहेगा ना 12 रहेगा, इन दोनों के बीच का आ जाएगा। और निकालने का मैंने आपको टेक्निक बताई है, कैसे हम निकाल सकते हैं, एवरेज करके। तो ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्या हो गया, ऑप्टिकल, तो क्या हुआ, चेंज हुआ। देखो कैसे था, पहले 112 था और ये था 19, अब हमने जब इक्विलिब्रियम लाए तो इक्विलिब्रियम हो गया आपका 52.7। तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन है जो चेंज हो गया, 112 से 52 हो गया, या जिसका 19 था वो कितना हो गया, 52.7 हो गया। तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया विथ टाइम, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। जैसे आपने सॉल्यूशन बनाया, अगर आपने अल्फा बनाया या आपने बीटा बनाया तो कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम, तो विथ टाइम जैसे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा दोनों के बीच में, तो इसका जो फाइनल ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो होगा 52.7। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या, म्यूटा मीन्स होता है चेंज होना, म्यूटा का मतलब चेंज। तो चेंज किस में होगा, यहाँ पे चेंज होगा ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हुआ, और ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना क्या है, म्यूटा रोटेशन है। जैसे आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन वगैरह, सडन चेंज होता है, तो म्यूटेशन वर्ड म्यूटा जहाँ पे भी आएगा मीन्स क्या हुआ, चेंज होना। तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया विथ टाइम और एक इक्विलिब्रियम वैल्यू में, तो दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब देखो ये था आपका बीटा ग्लूकोज 19 डिग्री, अल्फा ग्लूकोज है 112 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग होता है, बीटा का 180 और अल्फा का 140। यानी कि देखो अभी मैंने कहा था कि जो बीटा होता है 64% जबकि अल्फा होता है 36, मीन्स बीटा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रीजन क्या है देखो, ये आगे भी डिस्कस करेंगे हम। OH ग्रुप बिल्कुल पास हो गए। रिपल्सन होता है, इससे हम कहते हैं सिस ट्रांस के टर्म्स में, कि सिस हो गया तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए अल्फा 36% ही बनता है, यानी कम बनता है। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा परसेंटेज फॉर्म्ड होता है।
तो जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, देखो ये ओपन चेन बनती, ध्यान रखना इसे, ओपन चेन है, ये यहाँ से टूटेगा, अभी इसके मैकेनिज्म बताएंगे। तो यहाँ से टूटता है, यहाँ OH आएगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम वैल्यू है। बीटा में आपको पता है फर्स्ट पोजीशन में OH ऊपर होता है और अल्फा में फर्स्ट पोजीशन में OH नीचे होता है। तो दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है आपके पास कि किसे कहते हैं चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। आपको एंगल भी बता दिया, कितने एंगल में जो इक्विलिब्रियम वैल्यू है, देखो ये इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो 52.7 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है एग्जिस्ट करती सेपरेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, दोनों का डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम किसी को भी सॉल्यूशन में प्लेस्ड करते हैं तो वो चेंज होने लगता है वाया ओपन चेन, एल्डिहाइड फॉर्म। एल्डिहाइड फॉर्म में क्या होगा, ये चेंज होने लगता है स्लोली, धीरे धीरे करके। तभी हमने लिखा है विथ टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होगा, अगर आपने अल्फा को रखा है तो बीटा में चेंज होगा, और अगर आपने बीटा को रखा है तो वो अल्फा में चेंज होगा। यानी कि ये एक से दूसरे में चेंज होता चला जाएगा, और ये चेंज तब तक आएगा जब तक उसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। तो देखो ये है, जैसे मैंने कहा कि 112 है, धीरे 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 करके कम होता जाएगा, और अगर ये था 19 तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक ऐसा टाइम आएगा मिडिल टाइम के, यहाँ पे इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट इज 52.7। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया हुआ। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 52.7 डिग्री। अब क्वेश्चन ये कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है डिफाइन से और एक आता है कि कौन से कंपाउंड है जो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। जनरली वो करते हैं जो अल्फा और बीटा फॉर्म में होते हैं, जैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। तो इससे देख के हमें पता नहीं चलेगा कि कौन अल्फा वाला है या कौन बीटा वाला है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो दूसरी चीज़ सबसे मेन है, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। ये पहले लिखा नहीं था, इसे मेंशन कर लेना अभी आप लोग। रिड्यूसिंग शुगर, जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो शो करेगा म्यूटा रोटेशन, ध्यान रखना। ये पहले मैंने लिखा नहीं था, अभी ऐड किया हुआ है, वो मिस हो गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा, और जिसके पास रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा या जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। इसको ऐड कर लेना, ये पहले ऐड नहीं था। रीज़न क्या है इसका, देखो रीज़न जनरली क्या है, मैकेनिज्म से आता है, जिसके पास OH ग्रुप होता है जनरली, तो OH रिड्यूसिंग शुगर के पास ही होता है। तो जब हम बेस को लाते हैं तो क्या करता है, इस OH से H को निकाल देता है बाहर, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड आ जाता है। और ये मैंने कहा था अभी वाया एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन करेगा। देखो एल्डिहाइड बन गया CHO, तो वाया एल्डिहाइड। तो जैसे हमने बेस को, और जैसे हम एसिड को रिएक्शन करेंगे क्या होगा, ये OH बन जाएगा, ये H यहाँ पे इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, ये O के साथ ये H चला जाएगा, यानी बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तभी मैंने कहा था ये ओपन चेन होना चाहिए मिडिल वाला। तो ये किसके साथ हुआ, जब जिसके पास OH ग्रुप होता है, और OH ग्रुप किसके पास होगा, फ्री, जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं उसके पास ये OH ग्रुप नहीं होता इन जनरल, इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाले म्यूटा रोटेशन शो नहीं करते। अब ये ओपन चेन बन गई, ओपन चेन के बाद फिर ये दोबारा सेम प्रोसेस होती है और ये अल्फा ग्लूकोज बन जाएगा आपका। तो मैकेनिज्म वगैरह पूछी नहीं जाती, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्वेश्चन ये आता है कि पहली चीज ये होती है कि कौन से कंपाउंड म्यूटा रोटेशन शो करेंगे और इसकी डिफाइन, और कितना एंगल हो सकता है। तो इसमें साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं एसिड और बेस, और ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। इसमें एक चीज को ये कैंसिल कर देना, इक्विलिब्रियम में म्यूटा रोटेशन 0 होता है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में ये इस्टेब्लिश करता है, लेकिन कंडीशन क्या थी
कि जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है वो इक्वल अमाउंट हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अभी हमने देखा कि बीटा वाला 64% है और अल्फा वाला 36% है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो दोनों फॉर्म होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होने चाहिए, यानी एक से दूसरे में चेंज हो जाना चाहिए। और ये कौन से होंगे? जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब बच्चों इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रोटीन पे। प्रोटीन जो वर्ड होता है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी ये क्या है? मेन इंपॉर्टेंस। प्राइमरी कहते हैं हम जो मेन होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है इसकी। उसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होती है इसकी? तो रीज़न इसका ये है कि सबसे पहले ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है और ये हमारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करता है। और दूसरा, जो भी ग्रोथ या मेंटेनेंस होती है बॉडी की, वो भी प्रोटीन के थ्रू होती है। इसीलिए ये हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है। और प्रोटीन है जो मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होता है हमारी बॉडी में, यानी सबसे ज़्यादा होता है। और इसके सोर्स जनरली मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस यानी दाल हो गए, पीनट्स, फिश, मीट एसेट्रा। यहाँ से हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। और प्रोटीन है जो ये पॉलीमर होता है अल्फा अमाइनो एसिड का, अल्फा अमाइनो एसिड का, दैट इज प्रोटीन। तो क्वेश्चन ये कि अमाइनो एसिड होता क्या है? एक्चुअल में अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन इससे ही मिलके बनता है। अमाइनो एसिड से ही मिलके क्या बनेगा? प्रोटीन बनता है। तो एक्चुअल में जो पोजीशन होती है, जैसे हमने कहा अल्फा, तो अल्फा के अलावा भी बहुत सारी पोजीशन होती है, जैसे बीटा, गामा, डेल्टा एसेट्रा, बहुत सारी पोजीशन होती है। लेकिन प्रोटीन केवल क्या करेगा? अल्फा अमाइनो एसिड ही देता है, ओनली। प्रोटीन केवल अल्फा अमाइनो एसिड से ही बना होता है। अल्फा किसे कहेंगे? देखो ये ग्रुप है, एसिड ग्रुप। इसके बाहर क्या है? जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, और इससे NH2 ग्रुप लगा है, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। जैसे NH2 और COO ग्रुप में से CO ग्रुप मेन माना जाता है। तो जो मेन ग्रुप होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। देखो ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, इसके बगल वाला फिर गामा कार्बन, इसके बगल वाला फिर डेल्टा कार्बन। अगर सपोज करो यहाँ पे NH2 लगा हुआ तो दिस इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। अगर सपोज करो यहाँ पे आपने COH बनाया और ये सेकंड पोजीशन में बना दिया, यहाँ पे NH2 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ दिस इज कॉल्ड बीटा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड। कहाँ से देखेंगे हम? इसके रिस्पेक्ट में, जो मेन ग्रुप होता है उसके रिस्पेक्ट से देखते हैं। फर्स्ट वाला अल्फा, सेकंड, ऐसे ही अगर यहाँ पे होगा तो गामा अमाइनो एसिड, यहाँ पे होगा तो डेल्टा अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से चेंज होते जाते हैं, ये इसके कॉमन नेम है। तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन केवल और केवल अल्फा अमाइनो एसिड से ही फॉर्म्ड होता है। प्रोटीन इज फॉर्म्ड ओनली फॉर अल्फा अमाइनो एसिड। तो जनरली ये बाई फंक्शनल नेचर होते हैं। बाई फंक्शनल ग्रुप क्यों होते हैं? देखो बाई मीन्स दो, इसमें जनरली दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है एसिडिक ग्रुप और एक होता है अमाइनो ग्रुप। तो एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप होते हैं। तो ये आपका क्या है? बाई फंक्शनल नेचर का होता है। तो जो अल्फा अमाइनो एसिड होगा उसमें क्या होगा? देखो RCCOOH और यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2 और यहाँ पे H। तो जितने भी अमाइनो एसिड होंगे उसमें देखो R ग्रुप होता है। R ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट R ग्रुप होते हैं। यहाँ पे R डिफरेंट होगा और जैसे आप R को चेंज करोगे आपको अलग अलग टाइप के प्रोटीन मिलेंगे। तो R जो प्रोटीन होता है किस पे डिपेंड करेगा? R के नेचर पे। इसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स फॉर्म्ड होंगे। तो इसमें देखो एक एक्सेप्शनल केस है जो ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन में क्या होता है कि जो R होता है उसकी जगह पे हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए ग्लाइसिन एकमात्र ऐसा
प्रोटीन होता है, अमाइनो एसिड होता है जो क्या नहीं शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में क्या होगा, आर की जगह पे एच यानी 2 एच ग्रुप होने की वजह से कोई कायरल कार्बन नहीं होता है, तो ग्लाइसिन ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। बाकी सब के सब क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्योंकि जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है उसके लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है। उसके बाद देखो जितने भी नेचुरल अकरिंग होते हैं वो एल सीरीज में होता है, आपको बताया था डी और एल। तो डी और एल हमने किसके रिस्पेक्ट में बताया था, पहले ओ एच के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे क्योंकि एक्टिव ग्रुप कौन सा है, NH2 ग्रुप है, तो हम NH2 के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि जो अगर NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, दिस इज कॉल्ड एल अमाइनो एसिड, और अगर ये NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है तो इसे कहते हैं डी। तो जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं जनरली वो एल सीरीज में मिलेंगे, यानी कि जो OH ग्रुप होगा आपका वो किधर मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा हर हमेशा। तो ये लिखा भी है कि NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो दैट इज कॉल्ड एल सीरीज। इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एल सीरीज, यानी एल अमाइनो एसिड। और अगर ये किधर होता है, राइट हैंड साइड में होता है, इसे हम कहते हैं डी सीरीज। अब इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर अगर हम सिंबल लेते हैं तो हम इसके 3 कैपिटल लेटर लेते हैं, फर्स्ट कैपिटल लेटर और अदर उसमें स्मॉल होने चाहिए, यानी टोटल 3 लेटर होते हैं। पहला बड़ा होना चाहिए, बाकी छोटे होने चाहिए। और अगर हम जनरली कोड से उसे शो करते हैं तो हम पहला लेटर लेते हैं जो बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी कहा था, देखो आपको जैसे मैंने कहा ग्लाइसिन, इसमें आर की जगह पे एच लिखा जाता है, तो इसके लिए देखो 3 लेटर है GLY। अगर मैं ग्लाइसिन लिखूंगा तो इसको मैं क्या करूंगा, सिंगल में GLY। और अगर कोड में लिखना है मुझे तो सिंगल में एक G, केवल 1 लेटर में। ऐसे एलानाइन होगा, CH3 हो जाएगा तो एलानाइन, यानी आर चेंज हो रहा है। देखो बस ये आर की वैल्यू दी हुई है आपको। जैसे जैसे आप आर की वैल्यू चेंज करोगे आपको अलग अलग प्रोटीन मिलेंगे। इसमें देखो ALA, और इसे ए से दिखाएंगे फर्स्ट लेटर, तो कोड ये हो गया और सिंबल ये हो गया। 3 लेटर होने चाहिए, फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल में। कोड अगर आप सिंगल दिखाओ देखो पहला लेटर जो कैपिटल में होना चाहिए। ऐसी वेलाइन, इसमें आर की वैल्यू ये दे दिया आपको VAL और V। तो ये इसके क्या हो गए, नोमेनक्लेचर हो गए कि आप कैसे इनके नोमेनक्लेचर को लिखते हो। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि नेचर वाइज इसको 3 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक का मतलब क्या, देखो हमने जनरली कहा इसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है COO ग्रुप, एक होता है NH2 ग्रुप। तो अगर COOH ग्रुप ज़्यादा होगा NH2 से तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये अभी एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो R है इसमें देखो COH ग्रुप है, इस R में COOH ग्रुप है ऑलरेडी। एक तो COH ग्रुप पहले है और ये R की वैल्यू दी है जहाँ पे एक और COH ग्रुप है, तो 2 हो गए, इसीलिए ये एसिडिक अमाइनो एसिड बोले जाएंगे। ये कौन से, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। सेकंड क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक का मतलब क्या होगा कि जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, क्योंकि NH2 बेसिक को रिप्रेजेंट करता है और COOH ग्रुप एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड, यानी R में NH2 ग्रुप जरूर होगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। ये देखो जैसे लिखा है बेसिक में लाइसिन, लाइसिन में क्या होगा, तो NH2, R की जगह पे NH2 आ गया, तो एक NH2 पहले से एक दूसरा आ गया। ऐसे देखो ये Arginine, NH, जैसे हिस्टिडाइन, यहाँ पे NH2 वगैरह आ गए। तो इस तरीके से क्या है, ये बेसिक में माने जाएंगे जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा COOH ग्रुप के कंपैरिजन में, उसे कहेंगे बेसिक अमाइनो एसिड या बेसिक प्रोटीन।
थर्ड इसमें आता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल का मतलब दोनों के जो नंबर होंगे इक्वल होंगे, यानी COH और NH2 दोनों के नंबर इक्वल होंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल जब नंबर ऑफ COH ग्रुप और नंबर ऑफ NH2 ग्रुप दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी R में या तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा और होगा तो दोनों होंगे, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से न्यूट्रल है HCH3 CH3CH CH3 का होल ट्वाइस CH2, इसमें कोई नहीं है। देखो एक जगह पे ये प्रोलाइन, इसमें COOH ग्रुप भी है तो NH ग्रुप भी है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो जितने COOH ग्रुप है उतने ही NH2 ग्रुप है या NH ग्रुप है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो या तो कुछ भी नहीं है R ग्रुप में, अगर है तो दोनों इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है वो है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट बाय द बॉडी। बॉडी को कितनी ज़रूरत है, इसमें दो टाइप होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जिसे हमें ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि उसे बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। क्योंकि कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसे बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, तो उससे हमें ज़रूरत नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिसे बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। तो जो अमीनो एसिड जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एसेंशियल, कैन नॉट बी सिंथेसाइज। तो क्या होगा, उसे हमें अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, तो दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड। इसका अपोजिट हो गया नॉन एसेंशियल, यानी कि जिसको बॉडी सिंथेसाइज करती है। तो अगर बॉडी सिंथेसाइज करती है, यानी कि हमें डाइट में लेने की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी खुद क्या कर रही है, उसे सिंथेसाइज कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ये अमीनो एसिड बनते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो जिसमें एस्टिक लगा हुआ है दैट इज एसेंशियल। देखो एसेंशियल एस्टिक वाले जैसे वेलानाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, इस तरीके से जिसमें एस्टिक लगा हुआ है दैट इज एसेंशियल, और जिसमें कुछ साइन नहीं लगा है दैट इज नॉन एसेंशियल। तो ये आप सीरीज में देख सकते हो कि जो स्टार वाले होंगे वो एसेंशियल हैं, और जिसमें एस्टिक नहीं लगा हुआ है दैट इज नॉन एसेंशियल। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एक और टाइप के अमीनो एसिड होते हैं कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब जब हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, तो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो सारे के सारे हम अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। और अगर सब इंक्लूड नहीं हो पाते एसेंशियल प्रोटीन, तो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट, क्योंकि जिनकी हमको ज़रूरत है, तो जितनी एसेंशियल प्रोटीन की हमें ज़रूरत है वो हमें पूरे डाइट में लेने चाहिए। तो अगर हम सारे डाइट में लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट, और अगर नहीं ले पाते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह नहीं दिया जाता है इन जनरल। तो अगर सपोज करो हमने एसेंशियल अमीनो एसिड को डाइट में नहीं लिया तो हमें एक डिजीज हो जाती है क्वाशीकोर डिजीज हो जाती है। इसको याद रख लेना, कई बार पूछता है वो कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो क्या होती है, प्रोटीन की जो एसेंशियल प्रोटीन है उसके अब्सेंस की वजह से कौन सी डिजीज होती है। इसको लिख लेना आप लोग ध्यान से। दैट इज क्वाशीकोर जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन के अब्सेंस की वजह से होती है। अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। फिजिकल में देखो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें COH ग्रुप और NH2 होता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये बिहेव लाइक सॉल्ट, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, जबकि इसमें दोनों अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद भी ये सॉल्ट की तरह जनरली बिहेव करती है। रीज़न क्या है कि दोनों एक ही ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ये ज्यूटर आयन फॉर्म करती है एक्वस सॉल्यूशन में, और ज्यूटर आयन की वजह से ये एम्पोटेरिक बिहेवियर को शो करती है। एम्पोटेरिक का मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एम्पोटेरिक बिहेवियर या एम्पोटेरिक नेचर। ज्यूटर आयन ध्यान रखना एम्पोटेरिक बिहेवियर को शो करता है। एम्पोटेरिक का मतलब हो गया जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड
एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो ये आपका 9.6 का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपको कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी है इसमें? एक तो म्यूटर रोटेशन की डिफाइन क्या है और इसका एंगल कितना होता है, कितने कितने परसेंटेज में है, कितना इसका एंगल है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि कौन से कंपाउंड म्यूटर रोटेशन को शो करते हैं। इसमें मेन चीज़ ध्यान रखना, रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो म्यूटर रोटेशन को शो करेगा और जो नहीं होगा नहीं करेगा। रीज़न क्या है? उसके पास OH ग्रुप होता है। रीज़न क्या होता है? जो रिड्यूसिंग शुगर होता है उसका OH ग्रुप यहाँ पे इसके मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा और मैकेनिज्म पार्टिसिपेट करने के बाद ये ओपन एल्डिहाइड चेन फॉर्म करते हैं। इंटरमीडिएट जो इक्विलिब्रियम वैल्यू होती है इसकी, इक्विलिब्रियम जो कंपाउंड बनता है वो ओपन चेन वाला होता है, ध्यान रखना, ओपन चेन एल्डिहाइड होता है। तो ये तभी होगा जब इसके पास ये OH ग्रुप होगा और OH ग्रुप किसके पास होगा? जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसीलिए रिड्यूसिंग शुगर वाले म्यूटर रोटेशन शो करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें बस। और थैंक यू, ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।